अच्छा साथ में थे उस समय। अरे इधर देखिए, उधर तो बता रहेगा। जब साथ में थे तो एक बार जेके सर आए कि यहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला था। उन्होंने कहा कौन कौन गाना गाएगा, तो कोई उठ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने घर में हैं, वहाँ ये नहीं सोचते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, कैसे भी गाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वैसे ही ये क्लास एक परिवार है। यहाँ हम कुछ भी कहें, कुछ भी, यहाँ कोई अपमान नहीं है, ये एकदम घर और परिवार जैसा है। उस वाक्य के बाद से हमने हमेशा स्कूल को समझा कि ये सब हमारा परिवार है। और तो अगर आपको ये डर हो कि हम हार जाएंगे, गिर जाएंगे, हंसेंगे, तो ये डर को निकाल दीजिए। ये एकदम अपना घर परिवार है, यहाँ कोई अपमान नहीं है, यहाँ सब बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, बाहर भी आप प्रयास कीजिए। हार गए कोई बात नहीं, इतिहास में थोड़ी लिखा जाएगा कि हम हार गए थे। 10 बार के बाद जब आप जीतेंगे तो वो लिखा जाएगा कि आप जीते थे, पीछे वाली सब हार भूल जाएंगे। तो वही कहते हैं, अगर कोई हार डर से ना वहाँ प्रतिभाग कर रहा हो तो आप बिल्कुल करिए। जीवन में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, लड़ना महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये उदाहरण जो का इसमें आया रूल 2 में, जैसे पढ़ाया गया था कि ए ई आई ओ यू के पीछे एन लगता है, लेकिन यहाँ पर यू तो है, लेकिन इसके पीछे भी एच लिखा है, क्योंकि इसमें से या की आवाज आ रही है। हम बोलेंगे यू तो पहले या की आवाज आ रही है। इसमें से यूरोपियन ड्रेस, इसमें भी यू की आवाज आ रही है। इसमें यूटेंसिल मतलब बर्तन, घर के सामान वगैरह। यूनियन मतलब संघ, इसमें भी यू की आवाज आती है। तो इसमें एंड नहीं लगा। हमने कहा था कल कि जो नियम पढ़े थे हम लोगों ने बचपन से अब तक, वो नियम थोड़ा बदल जाएंगे। यू के पीछे, इसके यू के पीछे भी एंड लगेगा, लेकिन उसके नियम भी आगे हैं, वो अभी देखते जाएंगे। लेकिन अब आप समझिए कि जैसे उसमें यू लगा था, उसके बाद भी, और इसमें ई लगा था, उसके बाद भी एंड नहीं आया, एक ही आया। तो अब रूल डालिए सी। जब ओ की आवाज, हाँ, जब ओ की आवाज वाह हो, वाह को लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में। ओ की आवाज वाह, इसके पीछे भी ये ए इसलिए आया है क्योंकि यहां हम पढ़ेंगे वन में वाह आता है। अगर यहां पर ओ से शुरू होता तब एंड लगता, क्योंकि तब स्वर ही आवाज में आ रहा है। तो जब हम इसको बोलते हुए पढ़ेंगे, तो अगर इसमें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज आ रही है, व की आवाज आ रही है, व्यंजन यानी का से क्या तक, तब पीछे ए ही लगेगा। तो ये घट गया। अब डी, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, कोष्ठक लिख लीजिएगा, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा कोष्ठक में कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा को ही कॉमन नाउन बोलते हैं। इससे पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए वन का भाव ओ यानी वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है।
क्या लिखा कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले एक का भाव प्रकट करने के लिए भी एक का प्रयोग होता है, वन का। तो ये बुक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। बुक मतलब कोई भी बुक, मतलब कोई भी बुक यानी जातिवाचक संज्ञा। अगर एक बुक का नाम हम लेते कि रामायण, जैसे वो एक किताब है, या बाइबल, या लिखते कि जनरल इंग्लिश ग्रामर, तो ये स्पेसिफिक हो जाता, तो फिर ये कॉमन नाउन ना हो जाता, ये फिर प्रॉपर नाउन हो जाता इसका अगर कुछ नाम होता तो यहाँ पर बुक मतलब जातिवाचक संज्ञा है, पर ये एक ही किताब है जो इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। एक अर्थ होता ही एक है, तो जहाँ एक ही रहेगा केवल वहीं पर ए और एन लगेगा, क्योंकि इसका अर्थ ही एक होता है, एक अर्थ। तो इस उदाहरण को इस रूल के नीचे लिखिए। पीछे से दिख जाता है यहाँ तक, यहाँ कितने नीचे तक दिख जाएगा, यहीं तक। ऐसा है कि सिर्फ क्लास में ही नहीं, बाहर भी, क्लास के बाहर भी, जब सभी लोगों का शैक्षिक स्तर या मानसिक स्तर एक बराबर नहीं होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर समझते हैं, तो यही हर जगह रहता है। तो क्लास में सारे लोग सबको ही लेके चलना है, क्लास में ही या बाहर भी। जैसे बाहर तो जैसे भारत सरकार है, उसको सभी को साथ ध्यान देना है, क्योंकि सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार क्लास में, स्कूल में भी सभी को साथ में लेके चलना है। तो इसलिए कुछ लोग जल्दी लिखते हैं, तो वो लोग बैठ लिया करें, और जो थोड़ा देर लिख पाएंगे उनके लिए ऊपर आ जाएगा। अब रूल डालिए ई। तो जैसे कुछ लोग अभी भले स्लो लिखते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कि हाँ वो कमजोर हो गए, कमी हो गई, हो सकता है उनको कोई दूसरा पढ़ो, तो किसी को अपने को कम नहीं समझना है। कोई किसी चीज में आगे, कोई किसी चीज में आगे। देखिए एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी, ये लिखा है। एनी का भाव प्रकट करने के लिए एक का प्रयोग होता है। जैसे जैसे लिखिए ए किंग हैड 4 sons। तो हम लोगों ने लिखा था कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए एक का प्रयोग होता है। तो किंग जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राजा मतलब कि कोई भी राजा हो सकता है, मतलब कि विश्व के सभी राजा है, किंग है, तो एक जाति हो गई राजा की। और अगर राजा का नाम होता जैसे विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर, तब फिर वो जातिवाचक संज्ञा न रहती, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, प्रॉपर नाम हो जाती। तो ये वर्ड गया। अब देखिए एफ, एक क्या लिखिए, ए से द सेम, ये ऊपर लिखा है द सेम का भाव भी प्रकट होता है। ए से आज कल से आज तक में पहली बार किसी ने कहा कि बोल दीजिए। हम सोच रहे थे कल भी कि यहाँ सब लोग इतने खामोश क्यों हैं, फिर हमने सोचा कि ये लाइन है ना कि वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, तो हमने सोचा कि आलोक के हुनर बोल रहे हैं इसलिए खामोश। ये हंसने के लिए बोले थे, सीरियस नहीं लेना है। ए से द सेम, ये लिखा है द सेम का भाव भी प्रकट होता है। जैसे
Birds of a feather flock together. है? बिल्कुल सही। कौन होगा? आपने बोला। बहुत बढ़िया। फीदर मतलब होता है पंख, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, टुगेदर मतलब साथ। बर्ड इसका मतलब होगा कि बर्ड्स मतलब पंछी, बर्ड मतलब पंछी मतलब कई सारे पंछी। आप एक फीदर यानी एक पंख के पंछी फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक मतलब कि झुंड या भीड़, टुगेदर मतलब एक साथ रहते हैं। इसका ये कहावत के रूप में है। इसका भाव ये हुआ कि एक गुण के व्यक्ति एक समूह में रहते हैं, यानी जो जैसे जिस पक्षी के दो पंख हैं वो तो अलग अलग हो जाएंगे, जरूर एक साथ ही उड़े, लेकिन एक पंख के हैं मतलब उड़ नहीं पा रहे हैं तो वो एक साथ ही रहेंगे। ये मुहावरे के रूप में है। इसका ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक रुचि के, एक इंटरेस्ट के, एक गुण के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले हैं वो एक साथ रहते हैं, कबड्डी खेलने वाले एक साथ रहेंगे, या इसी प्रकार अपने जो सेम रुचि और सेम इंटरेस्ट के लोग हैं वो एक साथ रहेंगे। उसको बताने के लिए ये मुहावरा टाइप में है। ये हो गया। अब देखिए जी, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कोष्ठक में लीजिए प्रॉपर नाउन। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के आगे कोष्ठक में कॉमन नाउन जो अभी कुछ देर पहले लिखा गया था के रूप में किया जाता है, तो उसके पूर्व आर्टिकल ए, ये लिखा है आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए साइलाब। साइलाब की कहानी तो जानते ही होंगे। अच्छा, कोर्स में है तो उसको बड़े आप अभी पढ़ाएंगे आगे। साइलाब को शेक्सपियर का एक नाटक है, उसका ये पात्र है, और ये एक निर्दयी व्यक्ति है जो ऋण देता था, बदले में ब्याज देता था, और इसके एक साथी एक और व्यक्ति था उसी गांव में जो ब्याज ऋण तो देता था लेकिन ब्याज नहीं लेता था। तो इनको लगा कि इसको कैसे हम गिनाएं, तो पूरी कहानी है। तो कुल मिलाकर इन्होंने अंत में एक काम ये किया कि उसको एक तरह से उसको फंसा दिया, और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ऋण दिया था उसके बदले में हम मांस निकालेंगे, जो ऋण दिया था उसके बदले में पैसा नहीं लेंगे, मांस निकालेंगे, क्योंकि वो थोड़ा देर हो गई थी उसको पैसा देने में। तो इसलिए साइलाब को पूरी दुनिया में क्रूर आदमी माना जाता है। हकीकत में थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन शेक्सपियर ने लिखा था, तो ये ऐतिहासिक साहित्यिक ये पात्र है। तो यहाँ पर ही ये साइलाब, तो साइलाब यहाँ पर जब साइलाब की ही बात होगी तब तो ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पर दुनिया के जितने भी ऐसे लोग हैं, अब ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसके पीछे ए लगा है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति के बारे में जो उतना ही निर्दयी है जितना साइलाब था। जैसे हिटलर है, हिटलर जो राजा था वो तो एक ही व्यक्ति था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी हिटलर है, हम नहीं कह रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल हिटलर है, कहने में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब किसी को कहा जा रहा है कि वो हिटलर है, तो उस समय हिटलर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। मतलब हिटलर जैसे जितने भी लोग हैं वो सब हिटलर हैं, तो वहां जातिवाचक संज्ञा। और जब हम केवल जर्मनी के तानाशाह की बात करेंगे तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ये उदाहरण पूरा हुआ।
अब लिख डालिए एच। ए का प्रयोग प्रति, प्रति ये लिखा है। अब उसके आगे क्वेश्चन है पर के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण लीजिए, ही अर्न्स ₹3000 ए मंथ। जो अभी रूल लिखा गया, एक का प्रयोग प्रति पर के लिए भी किया जाता है। तो पर का मतलब क्या हुआ? जो शब्द होता है प्रत्येक, अच्छा लिख दीजिए प्लीज। एक शब्द होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब इस, प्रत्येक का मतलब सभी लोग, देखो सभी लोग प्रत्येक को ईच बोलते हैं, ईच एंड एवरीवन। तो प्रत्येक बना है, उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पर उसमें आगे प्रति उसमें परे निकल आएगा। तो प्रति और एक को मिलाकर प्रत्येक बना है। तो पर प्रति मतलब कि जैसे यहाँ पर यह प्रति मंथ मतलब पर मंथ यानी सभी महीनों में, हर महीने। उसका मतलब हुआ कि हर महीने, जो हर बोलते हैं हम लोग, हर महीने हर साल, तो पर मंथ पर ईयर, ये हुआ। तो ही अर्न्स ₹3000 ए मंथ। तो मतलब पर की जगह पर भी ए लगा देते हैं, जरूर नहीं लगाएं, लेकिन यहाँ उसको भी लगा सकते हैं और ये भी सही है। तो ये रूल में है, ये रूल हुआ। अब इसमें कुछ रूल के रूप में तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पीछे भी ए लगता है, उसको भी लिखिए। आज वो भैया आपका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, तो वो अभी नहीं आएंगे। आज हम ये कहने के वाले थे, आज संयोग से ये घंटा खाली ही हो गया कि हमें लगा कि ये ऐसे धीमे धीमे गति से चलेगा, कितने दिन में खत्म होगा। तो पता चला, मतलब हमको समझ आ रहा है कि कई बार टीचर नहीं आते हैं। जब जिस दिन जो टीचर नहीं आएंगे तो उनके घंटे में भी ये चला जाएगा, तो इससे जल्दी हो जाएगा। आई डाल दीजिए। ये सब है, इनके पीछे भी ये लगता है जहां जहां इनका प्रयोग होगा। नॉइस मतलब तो आवाज नहीं होती है, जैसे कहते हैं कि प्लीज डोंट मेक नॉइस, यहाँ पर इस प्रकार इसका प्रयोग होगा। और पिटी मतलब होता है दया, लेकिन कैसी दया? जो दया किसी दूसरे पर आए। मतलब जैसे क्रिकेट मैच हो और उसमें एक खिलाड़ी उस दिन ना पहुंच पाए और वो किसी कारण नहीं पहुंच पाए, तो अगले दिन हम उससे मिले, हम उससे कहें कि अरे यार तुम कल नहीं आ पाए, मतलब तुम्हारा मैच छूट गया। तो जब हम दूसरे के ऊपर दया दिखाते हैं तब वो पीटी वाली दया होती है। कोई ट्रेन छूट गया, 10 मिनट से ट्रेन छूट गई, तब हमारे भीतर जो भाव आएगा वो पीटी वाली दया होती है। तो ये क्या कहते हैं, पीटी हो गया। और ये न्यूसेंस, वाइट बोर्ड और हेडेक और टेम्परेचर, इनके पीछे ए लगता है। न्यूसेंस मतलब परेशानी, इसका मतलब परेशानी, इसका मतलब तापमान,
हेडेक मतलब दर्द और बैड कोल्ड मतलब सर्दी। जब किसी को बहुत भयानक सर्दी हो जाए, नॉर्मल सर्दी में कहते हैं हमको कोल्ड हो गया है, जैसे हम कहते हैं ना कि यार जुकाम हो गया, तो उसको अंग्रेजी बोलेंगे हमको कोल्ड हो गया है। एक दवा के नाम में लिखा था चेस्टन कोल्ड, जो सर्दी की दवा है। और हेडेक एक मतलब होता है दर्द, और हेड मतलब सिर, तो जो सिर का दर्द है वो हेडेक है। टेम्परेचर मतलब तापमान। अब डालिए जे, आई के बाद जे। अनेक आइडियोमेटिक, ये स्पेलिंग लिखी है। ग्रामर में एक टॉपिक होता है आइटम, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी। उसका मतलब मुहावरे, और फ्रेजेस मतलब वाक्यांश, मतलब कि जो वाक्य पूरा ना हो, जैसे कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया, तो इस प्रकार का ये आइडियोमेटिक फ्रेजेस मतलब ऐसे ऐसे वाक्य जो पूरे वाक्य ना हो लेकिन छोटे में ही पूरी बात कह दी जाए, लोकोक्ति या तो इसके उदाहरण लीजिए, जैसे अंग्रेजी में है जैसे ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है पूछा था कि पीछे तक दिखता है कि नहीं, अब हम नीचे के बजाय ऊपर लिखा करेंगे तुम जाके, इसीलिए पूछे थे किसी को समझाना हो। ये सबसे पीछे जो है आप भी नहीं है, नहीं नहीं क्या, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अंजना, रंजना, नहीं लिखा नहीं क्या? अच्छा ठीक है। जब पूछे थे आपने थोड़ा धीरे बोला तो सुनाई दे दिया। ऑल ऑफ सडन इसका अंग्रेजी में जब इस्तेमाल करते हैं लिखने में, तो इसका मतलब होता है कि अचानक से, अचानक से बोलने के ऑल ऑफ सडन। ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मतलब होता है, लार्ज मतलब बड़ा, स्केल मतलब पटरी या मानक। पटरी क्या है? पटरी मानक है, 1 फीट का मानक, 2 फीट का, जितना भी जो इंची टेप है वही मानक है। ऑन लार्ज स्केल जैसे किसी ने कोई भंडारा किया और उसमें 2000 लोगों को खिलाया, तो कहा जाएगा कि ऑन लार्ज स्केल में बहुत बड़े स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर भंडारा किया, बहुत सारे लोगों को खिलाया, तो ये उसका ये मतलब हुआ। टू बी इन ए हरी यानी कोई काम जो बहुत जल्दी किया जाए, सोचते हैं बस 5 मिनट सब काम खत्म हो जाए, खाना 2 मिनट में खा खत्म कर देंगे, तो टू बी इन ए हरी मतलब कि बहुत जल्दी में जो काम किया जाए, उसके लिए ये मुहावरे टाइप में है। टू बी इन ए रेस मतलब क्रोधित होना, बहुत बढ़िया। तो क्रोध में होना, क्रोधित होना, तो जैसे हम किसी मिलने जाए बहुत क्रोधित हो हम पर, एक किसी और पर, तो किसी और बताएंगे कि यार बहुत क्रोध में था, तो इस लाइन को वहां पर
लिख दिया जाएगा। तो ए से संबंधित प्रयोग रूल सारे लिखे जा चुके हैं। ये जितने भी रूल लिखे जा रहे हैं ये सभी एकदम सुरक्षित रखिएगा। ये आपके लिए भी काम आएगा और आपके बाद भी किताब जैसा ही हो जाएगा। यही पूरा लिखा जा रहा है। किताब आप पढ़े नहीं तो आपके बाद वाले बच्चे पढ़ेंगे, अलग भाई बहन लोग बच्चे तो बात ये है कि ये ग्रामर पिछले सैकड़ों सालों से यही है, आगे भी यही रहेगी। तो अगर तब तक आप बचा ले जाएंगे तो उनके लिए भी काम आ ही जाएगा। तो हम लोगों ने ए का प्रयोग पढ़ लिया आर्टिकल में, उसके रूल जान लिए। ए और एन का एक ही मतलब होता है, एक दर्शाने के लिए ए और एन का होता है। तो परीक्षा में जब आता है तो उसमें सही गलत यही पूछते हैं कि कहाँ ए का प्रयोग सही है, कहाँ एन का प्रयोग सही होना चाहिए, या सही है या गलत है। तो अगर हम एन का भी जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, उसके बाद आ जाएगा। तो एन का प्रयोग इसमें लिखिए रूल ए। इनडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हाँ लिखना है। अब एन के रूल शुरू हुए ना, उन शब्दों के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल, ये लिखा वावेल क्वेश्चन लीजिए सर। उसके आगे ए ई आई ओ यू। इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल क्वेश्चन पर ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वावेल की तरह होता है। वावेल यही वाला है, सीखो सीखना वावेल क्या होता है। जैसे an elephant, an ass, an orange, an umbrella। मतलब जो हम लोगों ने कल बात की थी कि ए आई यू के पहले एंड लगाते हैं और अब नहीं लगाएंगे, तो इस स्थिति में लगाएंगे। मतलब नहीं पूछने का मतलब आदमी इंटेलिजेंट है तब पूछ रहा है, पूछने का मतलब गलत नहीं।
कोई भी सवाल कितना भी हमें लगता है कि यार इसको क्या पूछे, अभी ये तो इतना आसान है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जब वो क्लास में पढ़ाया गया हो बहुत साल पहले भी किसी का छोटी कक्षा में थे, उसमें हम नहीं पहुंचे, हमें नहीं आ रहा, तो हम अब पूछ लें, कम से कम आपसे तो जानते रहे। ये कई बार सोचे छोटी चीज है कैसे पूछे, सर लग रही है। पूछने वाला इंटेलिजेंट है ना, पूछने वाला भले गधा हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि वो भी इंटेलिजेंट हो, उसको पहले से आता हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसको ये बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक है बैठिए। इस जब यहाँ से इंटर तक पढ़ने के बाद हम ग्रेजुएशन और एडमिशन लिया, वहाँ तो जाना होता नहीं था। फिर एक जगह में पता चला कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास चल रही है, तो हमने वहाँ अपना एडमिशन लिया। वहाँ पहली बार हमें पता चला कि जो सब हम पढ़ते हैं वो जैसा हम पढ़ते हैं वैसा वो सही नहीं है। मतलब यूपी बोर्ड जैसा हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जो सही तरीका है वो जैसे इंग्लैंड के लोग बोलते हैं वैसे ही तो उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण। हम किसी सबको कैसे बोलते हैं, तो इसको ऐसे पढ़ देते हैं कि अम्ब्रेला, जैसे लिख करता है ये इस तरह पढ़ते थे अम्ब्रेला। लेकिन फिर हमको समझ में आया बहुत सारे शब्दों के बारे में ऐसा है कि इसको जो है थोड़ा बदलाव के साथ ऐसे पढ़े, अम्ब्रेला इस प्रकार। जैसे वाटर को बोलते हैं वाटर, एक ऐसे वाटर इस प्रकार। अभी थोड़ा हमें हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कहा कि आप लोगों के लिए नया है। जब हमने भी जाना मिला कि अच्छा इतने सालों तक हमने पढ़ाई की, हमें पता ही नहीं चला, पढ़ सही रहे थे, उच्चारण गलत कर रहे थे। उच्चारण के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि जो हमारे टीचर थे, जो वो एक भैया हैं, वो भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े थे। तो तब हमने जाना कि अच्छा ये हम लोग सही नहीं है। तो अभी आप जो यूट्यूब पर कभी वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको लगता होगा कि यार हिंदी या इंग्लिश कैसे बोल रहा है। अच्छा जब कभी उसमें देखते थे हमको लगता था कि यार दिखावा कर रहे हैं, बना रहे हैं। बाद में जाना कि वही सही थे, हमको भी समय तक जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार अभी ये पहला चल रहा है। इसके बाद हम बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी के जिनको कैसे सही सही बोलना है, उसकी भी जो है हम लोग तैयारी किया करेंगे। जैसे हम बोला करेंगे कि आप दोहराई करिएगा, तो उससे थोड़ा आपको नॉलेज अलग बढ़ जाएगी। अच्छा ही है कि जान लें कैसे इसको सही सही उच्चारण करना है। तो इसमें पीछे क्यों आने लगा है, क्योंकि इसमें ए आई ओ तो है ही, इसका जो स्वर है उच्चारण स्वर, मतलब कल हमने लिखा था कॉन्सोनेंट में का से क्या तक, इसमें लिखेंगे आ से आहा तक। इसके बीच में आए तो जैसे ऑरेंज, तो ये ओ इसके बीच में आता है इसलिए एन लगा है, इसमें भी एस और अम्ब्रेला में भी। अब देखिए आगे बी, ये तो ए था दूल्हे। जिन शब्दों में बी में रूल बी, जिन शब्दों में एच उसको इन्वर्टेड काउंट करिएगा, एच साइलेंट, एक साइलेंट रहता है उसके पीछे एन का प्रयोग होता है। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, साइलेंट ये लिखा है, उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे जैसे मुझे लिखिए जो इसमें लिखा जा रहा है, अभी हम लोगों ने रूल लिखा था कि जिन शब्दों में एच साइलेंट रहेगा उसके पीछे भी हम एन लगाएंगे। तो ये जो लिखा तो इसमें पहले एच है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, इसको पढ़ेंगे ऑनरेस्ट। तो पीछे एक साइलेंट है तो आ की ही आवाज आ रही है, यानी स्वर की ही आवाज आ रही है, इसलिए एन लगेगा।
अब रूल बी, सॉरी सी, हाँ जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो तथा ध्वनि हा की हो, हा एच से प्रारंभ हो तथा ध्वनि एच की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबस नहीं, सिलेबल, प्रथम भाग के आगे कोष्ठक में सिलेबल लिख लीजिए। सिलेबल पर जोर ना हो तो बहुधा ऐसे लिखो, तो बहुधा ऐन का प्रयोग होता है। बहुधा मतलब कई बार, अक्सर, बहुत बार। क्या चीज? हाँ, बहुधा मतलब बार बार आने वाला, यही उस तीन अक्षर को एक ही शब्द में इसीलिए इसको शामिल कर दिया है। जैसे उदाहरण दीजिए, एन हिस्टोरिकल इवेंट या एन होटल। तो यहाँ पर एन लगा है, इस नियम ये कहा गया है कि एच हो और हा की उच्चारण आए, लेकिन उस पर पूरा जोर ना हो, तब एन लगेगा। ऐसा कि जैसे गणित होती है उसमें दो धन जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन ग्रामर गणित जैसी नहीं होती है। ये तो साहित्य है, जैसा इंसान हुए फिर उन्होंने भाषा डेवलप की, तो उसमें बहुत चीजें अलग तर्क के अलग है, उनको वैसे ही समझ लेनी चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें हा पर उतना जोर नहीं है, इसलिए इसमें एन आएगा। हिस्टोरिकल इसमें लिखेंगे तो छोटी ही आएगी, और होटल में तो खैर बड़ा हुआ आएगा, लेकिन फिर भी इसके पीछे एन ही लगेगा। इसको याद कर लीजिएगा। याद कुछ अधिकतर चीजें समझनी होती है, कुछ चीजें याद करनी होती है। जो भारत की शिक्षा नीति है उसके अनुसार तो लगभग सभी चीज समझनी ही है, लेकिन जो यथार्थ बात है, यथार्थ यानी वास्तविक बात, असली बात है कि याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ याद करना ही पड़ेगा। जैसे कॉन्सोनेंट व्यंजन की बात है, उसको हम ऐसे समझ तो लिए, लेकिन हम कैसे जानेंगे व्यंजन क्या है? हमको याद करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या है, इतना तो याद करना पड़ेगा। इसलिए जो जरूरी है उसको याद कर लीजिए, बाकी समझ लीजिए। समझने के बाद यह है कि बहुत चीजें दिमाग में, जैसे मोबाइल का एक मेमोरी है 64, अच्छा हाँ, वो जो मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड, उसको मेमोरी बोलते हैं। ये हमने वहां जाके सीखा था कि मेमोरी कार्ड। इस प्रकार जो जितने भी शब्द आते आएंगे हम उसके बारे में जरूर बता देंगे आपसे कि हाँ उसका ये चीज। तो समझने के फायदा ये है कि बहुत चीजें दिमाग में लेके घूमनी नहीं पड़ती। अब डालिए डी। डी में लिखिए उन कॉन्सोनेंट्स से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त कैसे लिखते हैं?
अधिकतर लोगों को आता होगा, लेकिन यदि किसी समस्या हो तो इसलिए संक्षिप्त रूप, इसके आगे रूप, संक्षिप्त रूप को लिखेंगे एब्रीविएशन, इसके आगे कोष्टक में एब्रीविएशन। संक्षिप्त रूप या एब्रीविएशन क्या है, अभी आगे उदाहरण में दिया जाएगा। आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान हो, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान हो, जैसे NMA, NMLA, NSDO। एब्रीविएशन का मतलब होता है, जैसे बुद्धू भैया को कई बार वो याद देते हैं बीडी, यहाँ आओ, तो बुद्धू को बीडी कर दिए। या जैसे एनडी दत्त को, जैसे एक मुख्यमंत्री थे एनडी दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, शार्ट बोलते हैं एनडी तिवारी। तो किसी के नाम को शार्ट कर देना, केवल पहले अक्षर सही डिनोट करना, उसका होता है एब्रीविएशन। जैसे एमए हो गया या एमएलए हो गया है। ये एमए का फुल फॉर्म अभी आपको याद नहीं है, इसको हम कल बताएंगे। एमएलए का होता है जो विधायक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मास्टर ऑफ आर्ट्स, बिल्कुल सही। एमए का होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, अभी आता है। और एसडीओ का होता है सब डिविजनल ऑफिसर। ये बिजली विभाग का एक पद है, हमारे यहाँ बिजली विभाग का पद है, और राज्यों में जो हमारे यहाँ एसडीएम है वही एसडीओ बोले जाते हैं दूसरी जगह पर। हमारे यहाँ जो पद है ये बिजली विभाग का पद है। जो जेई वगैरह होते हैं इनके नीचे होते हैं, जेई के ऊपर एसडीओ। जैसे जो बच्चों पावर हाउस है, वहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी है वो एसडीओ है, और जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी है वो एक सीएन है, जो एसडीओ से प्रमोट होकर वहाँ। तो इनके पीछे भी, क्योंकि एस में ये, इसको लिखेंगे एस, ऐसे बोलेंगे उच्चारण आ रहा है एस का, तो पहले ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ एन लगा, जहां पर लिखेंगे एम। वो कॉपी में इसको भी इसके ऊपर ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे कि क्यों ऐसा रखा है। देखिए, अब एन का प्रयोग भी, इसके रूल भी पूरे होते हैं। अब हेडिंग डालिए द का प्रयोग। द का प्रयोग है, ठीक है। छुट्टी बना लिया क्या? कितने बजे होती है? 1:30 बजे। अच्छा, तब तो बस 2 ही मिनट वैसे ही बाकी है। हाँ हाँ हाँ, ये सही। एक बात ये बतानी है कि जब हम वहाँ गए थे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, तो वहाँ शुरू में हमको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। तो